भाई जब से रैम और चिप की प्राइसेस बढ़ी है, लैपटॉप परचेस करना इतना हेडेक वाला काम बन गया है। परचेस करते वक्त अगर एक भी गलत चॉइस करी तो सालों पछताना पड़ेगा। अगर आप भी 2026 में लैपटॉप ले रहे हो, चाहे वो स्टडी पर्पस के लिए हो, बिजनेस, एडिटिंग, गेमिंग या ट्रेडिंग, किसी के लिए भी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजों को कंसिडर करना है, किसे इग्नोर किया तो इन फ्यूचर कंफर्म प्रॉब्लम होगी। तो भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लैपटॉप लेने से पहले अपने यूज केस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने यूज केस के अकॉर्डिंग 3 टीयर्स बनाए हैं। सबसे पहला तो हो गया बेसिक यूजर्स, जो कि 50,000 के अंडर आते हैं। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस, बिजनेस, ऑफिस वर्क, एमएस ऑफिस चलाने के लिए या फिर थोड़ी लाइट कोडिंग करने के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो आप आते हैं बेसिक यूजर्स में। जो दूसरा टीयर है वो बनाया हमने प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें परफॉर्मेंस तो चाहिए, पर उसके साथ साथ स्लिम और लाइट वेट डिजाइन भी चाहिए। अगर आपको 4K एडिटिंग करनी है, कैजुअल गेमिंग करनी है, आपको स्लिम एंड स्लीक और 2-in-1 लैपटॉप चाहिए जहाँ पर परफॉर्मेंस, डिस्प्ले के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, यहाँ पर क्रिएटर्स, डिजाइनर्स या फिर बिजनेस ऑनर्स देखने को मिल जाएंगे। और इन लैपटॉप्स का जो बजट रहता है जनरली 50,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जाता है। और जो तीसरा टीयर है वो है टॉप टीयर। यहाँ पर वीडियो एडिटर्स और गेमर्स आते हैं। अगर आपको हेवी 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, AAA गेमिंग करनी है, AI ML और बेसिकली आपका हेवी यूजेस है, तो आप आते हैं टॉप टीयर में। और इस कैटेगरी के जो लैपटॉप्स है वो भी 50-60 हजार से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी चले जाते हैं। जो लैपटॉप्स पहले 35-40 हजार के आसपास थे वो अभी 50-55 हजार के आसपास भी मिल रहे हैं। पर देखो, जो लैपटॉप है वो कोई स्मार्टफोन तो है नहीं जिससे आप 6 महीने में, 1 साल में चेंज करेंगे। अगर कोई लैपटॉप परचेस कर रहा है वो उसे मिनिमम 2-3 साल, 4 साल, इवन 5 साल से भी ज्यादा यूज करता है। ऐसे में आपको लैपटॉप परचेस करते वक्त थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना चाहिए और अपने बजट को भी एक्सटेंड करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करने की भी सोचे लैपटॉप में तो वो चीजें हो पाए। बाकी हर बजट के अकॉर्डिंग कुछ जबरदस्त लैपटॉप्स को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। लैपटॉप परचेस करने से पहले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए CPU को, जिसे खरीदते वक्त मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं। वो थोड़ा डिजाइन, लुक, डिस्प्ले, बैटरी की तरफ ध्यान देते हैं। पर देखो, जो प्रोसेसर है वो लैपटॉप का दिमाग है, और ये आपने अभी गलत ले लिया तो भले ही दूसरी चीजें जितनी भी अच्छी हो, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी। और एक गलती जो 90% लोग करते हैं, AMD का प्रोसेसर ले आए इंटेल का, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। पर मार्केट में अभी 4 टाइप के प्रोसेसर हैं: इंटेल, AMD, एप्पल और स्नैपड्रैगन। इंटेल जो AMD है ये दोनों x86 आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, और एप्पल और स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर्स हैं ये ARM आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं। और इनके नेमिंग में इतनी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। एप्पल में तो आपको सिंपली M1, M2, M3, M4, M5 प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं। पर जो रियल कंफ्यूजन आती है वो आती है इंटेल के प्रोसेसर को सेलेक्ट करते वक्त या फिर AMD के प्रोसेसर को सेलेक्ट करते वक्त। इंटेल में जो पहले नेमिंग सीरीज थी वो थी i3, i5, i7 और i9, जो कि 2024 के बाद से चेंज हो गई है। 2024 से पहले के अगर आप लैपटॉप परचेस करने जाते हैं तो वहां पर जनरेशन भी चल रही थी, 11, 12, 13, 14। आपको 12 जनरेशन से ऊपर वाले ही लैपटॉप को परचेस करना है, क्योंकि इंटेल ने 12 जनरेशन के बाद हाइब्रिड आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंट कोर्स थे, जिसके कारण बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई थी और परफॉर्मेंस भी बेटर हुई थी। और प्रोसेसर देखते वक्त i3, i5, i7 के बाद आपने कुछ नंबर्स को देखा होगा, तो उसकी नेमिंग आपको कैसे देखनी है? जो शुरू के 2 डिजिट है वो जनरेशन दिखाते हैं। 11 लिखा है तो 11 जेन, 12 लिखा है 12, 13 लिखा है 13 जेन। उसके बाद जो नंबर है जैसे कि 500, 700, वो दिखाते हैं उसके परफॉर्मेंस को, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर। और लास्ट में एक सफिक्स भी ऐड होता है, जैसे कि U, P, H और HX। अगर U और P सफिक्स है तो वो लो पावर प्रोसेसर्स होते हैं, यहाँ पर इफिशिएंट कोर्स ज्यादा होते हैं और परफॉर्मेंस कोर कम होते हैं, जिसके कारण हेवी टास्किंग, गेमिंग में परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलती है। ये प्रोसेसर आपको बेसिकली स्लिम लैपटॉप्स और बेसिक यूजर्स वाले लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में अगर H और HX सफिक्स है तो ये परफॉर्मेंस फोकस प्रोसेसर्स होते हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस कोर्स ज्यादा होते हैं और इफिशिएंट कोर्स कम होते हैं, जिसके कारण रॉ परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, पर एट द सेम टाइम जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी कम रहती है। और अभी एक न्यू V सफिक्स भी आया है, ये अल्ट्रा एफिशिएंट लैपटॉप्स के लिए यूज होता है, जो कि प्रीमियम थिन एंड लाइट कैटेगरी में आता है। यहाँ पर बैटरी लाइफ जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। और अभी इंटेल ने खुद की जो नेमिंग सिस्टम है उसे भी चेंज कर दिया है। 2024 के बाद से 3 जनरेशन आ चुकी है। i3, i5, i7 है वो अभी के टाइम पे Core 3, Core 5 और Core 7 नेमिंग से आते हैं। इसका भी जो नंबर सिस्टम है वो इजी है। Core के बाद जो 3 लिखा हुआ है वो सीरीज दिखाता है, उसके बाद जो भी नंबर है 1,
125, 225, 325, तो जो फर्स्ट नंबर है वो उसकी जनरेशन दिखाता है, उसके बाद वाला परफॉर्मेंस, और लास्ट में जो सफिक्स है वो बताता है कि ये कौन से ग्रेड की परफॉर्मेंस के साथ आता है। और जो दूसरे टाइप के लैपटॉप्स है वो एकदम टॉप टीयर लैपटॉप्स में आते हैं, जैसे कि कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7 और कोर अल्ट्रा 9। ये जो लैपटॉप्स होते हैं ये AI पावर्ड होते हैं। यहाँ पर AI रिलेटेड वर्क करने के लिए NPU दिया होता है। NPU जो होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये टॉप्स में आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा टॉप्स होंगे उतनी बेटर AI परफॉर्मेंस होने वाली है, और ये इंटेल के टॉप टीयर प्रोसेसर्स में यूज होते हैं। और अगर बात करो AMD प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पर भी सेम Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं। नंबरिंग सिस्टम की बात करूं, इसे भी समझना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर भी जो नंबरिंग सिस्टम है, सबसे पहला नंबर सीरीज दिखाता है, सेकंड वाला नंबर इसकी जनरेशन दिखाता है, उसके बाद परफॉर्मेंस, और सफिक्स जो है वो उसके परफॉर्मेंस ग्रेड को दिखाता है। और रिसेंटली Ryzen ने भी अपने AI पावर्ड प्रोसेसर्स को लॉन्च किया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि AMD के प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए या फिर इंटेल के प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ जो AMD के प्रोसेसर्स होते हैं उनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर होती है, तो वो गेमर्स के लिए, गेमिंग यूजर्स के लिए बेटर रहने वाले हैं। और जो इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं इनकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो अगर आपको 4K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग या पैरेलल मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी है तो इंटेल के अल्ट्रा कोर प्रोसेसर्स थोड़ा सा एज लेके जाते हैं। अभी अगर एप्पल के प्रोसेसर्स की बात करूं तो ये ARM आर्किटेक्चर के साथ आते हैं और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलती है। गेमिंग यूजर्स के लिए एप्पल लैपटॉप्स अच्छे नहीं होते, पर अगर आपको लॉन्जिटिविटी बेटर चाहिए, अगर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो एप्पल के लैपटॉप जबरदस्त है। इसकी M5 सीरीज चल रही है, अभी तक 5 जनरेशन आ चुकी है और M5 सबसे लेटेस्ट है। और भाई अगर आप वेट कर सकते हो तो Nvidia के नए RTX वाले लैपटॉप्स का वेट करो, क्योंकि वो बहुत ही तगड़े प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। लीक्स निकल के आ रहे हैं कि वो RTX 5070 जैसी परफॉर्मेंस के साथ आने वाला है। मतलब आप वीडियो एडिटिंग तो आराम से कर ही सकते हो, उसके साथ साथ गेमिंग भी आराम से कर पाएंगे। और ये डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे मैकबुक्स के साथ, क्योंकि जो मैकबुक्स है ना बहुत टाइम से अनटचेबल है, वो जैसी क्वालिटी लेके आते हैं जैसे फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं। बाकी अपने यूजर्स और बजट के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। प्रोसेसर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही GPU भी इंपॉर्टेंट है। और देखो GPU दो टाइप के मिलते हैं, पहला हो गया इंटीग्रेटेड और दूसरा हो गया डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड की बात करूँ तो ये प्रोसेसर के अंदर ही होता है, अलग से कोई चिप नहीं लगती है। इंटेल के अल्ट्रा HD, इंटेल के Iris Xe, AMD में आपने रेडियन ग्राफिक कार्ड को देखा होगा। भाई देखो, अगर आप एक बजट लैपटॉप परचेस करने वाले हैं या फिर अल्ट्रा थिन या प्रोफेशनल लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड बहुत ही अच्छी चॉइस है। पावर हाँ डेडिकेटेड से थोड़ी सी कम मिलेगी। इंटीग्रेटेड लेने का फायदा ये है कि इससे लैपटॉप थोड़ा सस्ता हो जाता है, हीट थोड़ी सी कम आती है, फैन नॉइज नहीं होता है। पर क्योंकि ये प्रोसेसर में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रैम को यूज करता है। बात करो अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स की तो ये सिस्टम में एक अलग से चिप होती है और यहाँ पर VRAM भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको एकदम हेवी 4K एडिटिंग करनी है, AAA या फिर मेन स्ट्रीम गेम्स खेलने हैं, AI टास्क करने, तो मेरे ख्याल से आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स के साथ जाना चाहिए। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स में दो मेन कंपनियां मिल जाएंगी, एक है AMD और एक है Nvidia। सीधी सी बात है, देखो भाई आप प्रोसेसर भले ही AMD का ले लो पर ग्राफिक कार्ड Nvidia का ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर DLSS और रे ट्रेसिंग देखने को मिल जाती है जो कि गेमिंग करते वक्त मैसिव डिफरेंस लाती है। Nvidia में देखो यहाँ पर बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी, जैसे कि 10 सीरीज, 20, 30, 40 और 50। अभी के टाइम पे अगर आप लैपटॉप ढूंढ रहे तो मिनिमम 30 सीरीज के साथ जाना, बजट अच्छा है तो 40 सीरीज के साथ जा सकते हो। बाकी देखो हर सीरीज के अंदर भी बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स हैं, जैसे कि 4050, 4060, 4070। और इसे समझना बहुत ही सिंपल है, जितना बड़ा नंबर उतना बेटर। बाकी उसके अलावा सीरीज में देखो तो जितनी ज्यादा न्यूअर सीरीज है उतनी बेटर रहने वाली है। इंटेल ने भी भाई अपना खुद का इंटेल आर्क ग्राफिक कार्ड निकाला है जो कि इनकी अल्ट्रा सीरीज में मिलता है, पावरफुल है। आप इंटेल आर्क ग्राफिक कार्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज देखनी है ग्राफिक कार्ड में वो है VRAM। देखो वीडियो रैम जो रहती है ना वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आती है। यहाँ पर आपको 4GB, 6GB, 8GB देखने को मिल जाएगी। जितनी ज्यादा VRAM होगी उतनी बेटर 4K टाइमलाइन होने वाली है, उतने बेटर आप गेम्स को खेल पाएंगे, उतने प्रोफेशनल गेमिंग कर पाएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज देखनी है वो है TGP। अपने ग्राफिक कार्ड के साथ साथ 35 वोट, 75 वोट, 100 वोट या फिर 125 वोट देखा होगा। सेम यहाँ पर भी वही है, जितना ज्यादा TGP वाला आप लैपटॉप परचेस करेंगे
उतनी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, पर एट द सेम टाइम क्योंकि परफॉर्मेंस ज्यादा मिल रही है, ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, तो बैटरी लाइफ वहां पर कम मिलने वाली है। ग्राफिक कार्ड को निपटा दिया, अभी बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज में भी जो सबसे मेन चीज आती है वो है रैम की। देखो रैम या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं, ये जीपीयू से थोड़ा सा अलग पार्ट है। जितने भी एप्स आप खोलेंगे, जितना भी हेवी टास्क करेंगे, उसके लिए उतनी ही बेटर रैम चाहिए। रैम में भी यहाँ पर जनरेशन है DDR1, DDR2, 3, 4, 5 तक। मिनिमम आपको DDR3 के साथ जाना है। DDR4 थोड़ा बजट या फिर थोड़ा हायर सेगमेंट में मिल जाएगा, और DDR5 हो तो सबसे बेस्ट है। और देखो भाई, लैपटॉप रैम देखते वक्त एक जो चीज आपको सबसे पहले देखनी है वो है रैम अपग्रेडेबल है या नहीं, और ये भी देखना है कि वहां पर LPDDR5 लिखा है या फिर DDR5 लिखा है। LPDDR रैम जो रहती है वो लो पावर्ड रैम रहती है और ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, तो इन्हें आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। DDR5 रैम है तो यहाँ पर आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। रैम और SSD की प्राइसेस बढ़ चुकी है, इसीलिए पहले ही चेक करो कि लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट है या नहीं, SSD आप अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं, ताकि अभी अगर आप कम रैम या स्टोरेज वाला लैपटॉप लेते भी हैं तो इन फ्यूचर अपग्रेड करने का ऑप्शन रहेगा। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो रैम है वो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली है, 5200 या फिर 7600 मेगाहर्ट्ज वाली है। जितने ज्यादा मेगाहर्ट्ज होगा उतनी बेटर रैम होगी, उतनी फास्टर रैम होगी, और एट द सेम टाइम जितना मेगाहर्ट्ज अभी है लैपटॉप में, जब आप अपग्रेड करेंगे तो सेम मेगाहर्ट्ज वाली रैम आपको लगानी पड़ेगी। बाकी आपको कितनी रैम लेनी चाहिए, तो देखो अगर बेसिक टास्क है, आप मतलब इन फ्यूचर कोई भी गेमिंग नहीं करेंगे या फिर हेवी वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे, तो 8 GB भी आपके लिए काम कर जाएगी, बट मिनिमम आपको 16 GB के साथ जाना चाहिए। और फ्यूचर प्रूफ देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको 32 GB रैम को परचेस करना चाहिए। बाकी भाई प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इन सब के लिए मैंने एक डेडिकेटेड PDF बना दी है कि मतलब आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन सा रैम, प्रोसेसर, डिस्प्ले कौन सी देखनी चाहिए, वो आप जरूर एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी अभी स्टोरेज के ही एक और पार्ट के बारे में बात करेंगे। भाई रैम के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी स्टोरेज, जहां पर SSD और HDD देखने को मिल जाते हैं। देखो जितना ज्यादा रैम इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ज्यादा स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज की बात करो, देखो बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस है, पर जो मेजरली यूज होते हैं, पहला हो गया HDD, दूसरा हो गया SATA और तीसरा हो गया NVMe SSD। अगर HDD की बात करूँ तो यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, स्पिनिंग डिस्क रहती है, जिसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है। इसकी जो लाइफ है वो भी SSD के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रिपेयरेबिलिटी बेटर है। दूसरा ऑप्शन है SSD, जिसमें एक NVMe है, एक SATA है। SATA बहुत पहले पुराने लैपटॉप्स में या फिर बजट PC बिल्ड्स में यूज होता था, ये भी स्टिल पुराना ही है। अगर आप अभी लैपटॉप परचेस करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको PCIe NVMe SSD के साथ जाना चाहिए, जो कि अभी के टाइम पे स्टैंडर्ड है लैपटॉप में। देखो उसके भी 5 जनरेशन आ चुके हैं, जिसमें से नंबर 1, नंबर 2 तो एकदम यूजलेस है, बिल्कुल देखना ही मत और आते भी नहीं है। अगर आप बजट लैपटॉप परचेस कर रहे हैं 30, 35, 40,000 तक के, तो आप जा सकते हैं Gen 3 के साथ, जहां पर मैक्स स्पीड मिलती है 3500 MB पर सेकेंड। हाँ, गेमिंग की बात करूँ तो अगर आप Gen 3 के साथ जाते हैं तो आप हाई एंड जो 4K गेम्स रहते हैं उन्हें इतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे जितना Gen 4 या Gen 5 में कर सकते हैं। दूसरा आता है Gen 4, जहां पर 7000 से 7500 MB पर सेकेंड की स्पीड देखने को मिल जाती है, और ये अभी के टाइम पे 35-40 हजार से लेके इवन फ्लैगशिप लेवल तक के लैपटॉप्स में अवेलेबल है। अगर आप Gen 5 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये बेस्ट चॉइस रहने वाली है। अभी बात करूं Gen 5 NVMe SSDs की, जब से प्राइसेस बढ़ी है ना, तब से प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल टिबल हो गई है। तो Gen 5 SSDs अभी के टाइम पे एकदम जो टॉप एंड लैपटॉप्स है उनमें अवेलेबल है। इसकी स्पीड मैक्सिमम 14,000 MB पर सेकंड देखने को मिल जाती है। मिनिमम Gen 4 तो परचेस करना ही। बाकी अगर आप SSDs के लिए एनक्लोजर परचेस करके यूज करेंगे तो वो कंपेटेबल रहने वाले हैं। ऐसे अगर आप बिल्ड करते तो इन फ्यूचर आपके पास SSDs को अपग्रेड करने का और स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं ऐसे पार्ट की जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले की, और यहाँ पर 4 से 5 टाइप्स की डिस्प्ले आती है, जैसे कि TN, V8, TFT, IPS और OLED। सबसे पहले बात करूंगा TN की, तो ये बहुत ही पुराने और बजट लैपटॉप्स में आता था, अभी के टाइम पे आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। दूसरी पैनल की बात करूँ तो वो है VA पैनल। ये अभी भी स्टिल कुछ बजट लैपटॉप्स में आता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है, फ्रंट से एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप साइड से देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले थोड़ी सी फेड मिलती है। बात करो अगर IPS की,
की, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अगर आप अंडर 50 कैटेगरी में भी लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो भी, क्योंकि यहाँ पर कलर्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। हाँ, जो ब्लैक्स है वो इतने ज्यादा बेटर नहीं मिलेंगे जितने ओलेड या वीए पैनल में मिलते हैं, पर स्टिल इसका जो व्यूइंग एंगल्स है वो बेटर है, और कई मामलों में ये जो डिस्प्ले है ये ओलेड से भी बेटर है। अगर आपको डेली यूज मूवीज एडिटिंग के लिए लैपटॉप परचेस करना है तो आप आईपीएस डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओलेड पैनल की बात करूँ तो ये जो डिस्प्ले है अपर हायर सेगमेंट मतलब 60-70,000 के ऊपर और फ्लैगशिप लेवल के लैपटॉप्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपने डिस्प्ले में sRGB और DCI P3 को भी देखा होगा। DCI P3 जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा वाइडर कलर रेंज मिल जाता है sRGB के कंपैरिजन में, पर फिर भी अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या फिर कंटेंट वॉचिंग के लिए तो मिनिमम 95 to 100% sRGB डिस्प्ले को लेना, और DCI P3 के केस में आप 90 to 95% वाली डिस्प्ले को मिनिमम कंसिडर कर सकते हैं। अभी अगर बात करूँ गेमर्स की तो देखो आपको 60 Hz बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक यूजर्स, नॉर्मल यूजर्स के लिए अच्छा है। यहाँ पर आपको मिनिमम 120 Hz के साथ जाना चाहिए, और रिस्पॉन्स टाइम भी देख लेना। उसके साथ साथ अगर 144 और 165 Hz की डिस्प्ले तो और भी ज्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग करते वक्त। रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 1080p 2K और 4K डिस्प्ले मिलती है। 1080p बिल्कुल बजट लैपटॉप में मिल जाएगी, इससे कम रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले के साथ मत जाना। 2K और 4K बजट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। देखो अभी लास्ट में बताऊं तो आपको मिनिमम आईपीएस के साथ जाना है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में तो आपको sRGB और DCI P3 को देखना है। अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो रिस्पॉन्स टाइम देखना है और रिफ्रेश रेट देखना है। भाई ये तो थी मेन चीजें, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे लोग मिस कर जाते हैं और बाद में यूजर एक्सपीरियंस खराब रहता है, जैसे कि पोर्ट्स। लैपटॉप खरीदते वक्त पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकबुक एयर जो आती है ना उसमें गिनती के 2-3 ही पोर्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसमें डोंगल यूज करना पड़ता है। इसीलिए कोई सा भी लैपटॉप परचेस करने से पहले अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग पोर्ट्स देखो। टाइप ए कितने मिल जाते हैं, टाइप सी कितने मिलते हैं, टाइप सी में थंडरबोल्ट पोर्ट है या नहीं, क्योंकि देखो अगर थंडरबोल्ट पोर्ट होता है तो ट्रांसफर स्पीड ज्यादा मिलती है, चार्जिंग स्पीड अच्छी रहती है, आप 4K 8K तक की भी डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड के लिए ईथरनेट पोर्ट है या नहीं, 3.5 mm जैक देख लेना चाहिए। और अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो जो SD कार्ड स्लॉट है वो SD कार्ड वाला है या SDXC वाला है। मेरे ख्याल से SDXC बेस्ट रहता है अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर फ्रीलांसिंग वर्क में है तो। उसके अलावा कनेक्टिविटी देखना बहुत ही जरूरी है, जैसे वाईफाई 6 मिलता है, 6E मिलता है, ब्लूटूथ में ब्लूटूथ 5.2 वर्जन है, 5.3 वर्जन है। फिर बिल्ड क्वालिटी भी देख लेना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप मेटल बिल्ड के साथ आता है, प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, मिलिट्री के सर्टिफिकेशन है या नहीं। और कीबोर्ड को भी चेक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कीबोर्ड में बैकलिट है या नहीं। अगर बैकलिट नहीं होगा तो लो लाइट में जब भी आप यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस खराब रहने वाला है। अलग से नंपैड मिलता है नहीं, ट्रैक पैड की क्वालिटी कैसी है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जब भी आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो पासवर्ड डालने में बार बार हैजल होगा। उसके अलावा कैमरे की क्वालिटी कैसी मिल जाती है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस टीचिंग में है तो जो कैमरे का रेजोल्यूशन है वो भी मैटर करता है। अगर वो खराब हुआ तो आपको अलग से एक वेबकैम भी खरीदना पड़ेगा। उसके साथ साथ वेट भी देख लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अल्ट्रा बुक्स परचेस करना बेस्ट ऑप्शन है। 14 इंच के साथ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है, लाइट वेट रहने वाला है। और अगर आपका वर्क ऑफिस वाला है तो आप 16 इंच लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग करते हैं तो आपको गेमिंग लैपटॉप के साथ ही जाना पड़ेगा, जहां पर वेट नो डाउट थोड़ा सा भारी आने वाला है। मिनिमम 2 kg वेट तो यहाँ पर होता ही है, चार्जर का वेट भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। और बैटरी का साइज देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गेमिंग में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी भाई ये तो था हमारा लैपटॉप बाइंग गाइड वाला वीडियो। अगर आप कंफ्यूज हैं स्टिल तो नीचे मैंने एक छोटी सी PDF ऐड कर दी है, वहां से जाकर आप अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत सारे हमने रिसेंटली वीडियोस भी अपलोड किए हैं यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन से लैपटॉप के साथ जाना चाहिए, तो आप उन वीडियो को देख लेना। और भाई कुछ जबरदस्त लैपटॉप्स को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग भी कर दिया है। बाकी आज की जबरदस्त वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।